नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स प्राइड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और ये आज हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। जो सबसे पहला वीडियो था उसमें इंट्रोडक्शन था, जो भारत का इतिहास है उसका इंट्रोडक्शन था। जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने प्राचीन भारत को पढ़ा था और उसमें पूरा पाषाण काल के 3 कालखंडों को देखा था। पूरा पाषाण काल को 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले था निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उसके बाद उच्च पुरा पाषाण काल। और उसी में आज हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे और प्रागैतिहासिक काल के जो 3 कालखंड है उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमने प्रीवियस में क्या पढ़ा था। तो हमने देखा था कि जो भारत का इतिहास है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत के बाद ऐतिहासिक भारत आता है। प्राचीन भारत में साक्ष्यों के आधार पर 3 खंडों में डिवाइड किया गया, उसे प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और मध्यकालीन भारत जिसमें मुगलों का साम्राज्य था उसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो तीसरा था हमारा क्या, आधुनिक भारत, उसमें यूरोपियन का उदय होता है, मुगलों का पतन। उसके बाद उसमें दूसरा टॉपिक जो है वो है राष्ट्रीय आंदोलन है। जब यूरोपियन का उदय होता है तो उसमें देखते हैं कि मुगलों का साम्राज्य कैसे खत्म होता है और जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी जो कंपनियां हैं वो अपना अपना साम्राज्य स्थापित करती हैं। फिर 1857 में एक क्रांति होती है, उस क्रांति से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में हम 1857 से 1947 तक के समय तक का पढ़ेंगे, जब हमें आजादी मिलती है। जब 1947 में हमें आजादी मिल जाती है उसके बाद फिर हम देखेंगे फोर्थ टॉपिक हमने स्वतंत्रता के बाद यह समकालीन भारत है, जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के सिलेबस में एक टॉपिक के रूप में दे रखा है। तो उसे हमने एक अलग फोर्थ टॉपिक के रूप में रखा है, जबकि वो आधुनिक भारत का ही एक पार्ट है। तो हमने देखा था कि सबसे पहले हमने प्राचीन भारत को देखा था, जो साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया था, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम प्राग या प्रस्तर युग भी कहते हैं। वो पूरा का पूरा जो कालखंड है वो अवशेषों पर आधारित है, उसमें कोई लिखित साक्ष्य न होने की वजह से उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसमें जितने भी अवशेष हैं वो पाषाण के उपकरण थे और गुफाएं जहां आदि मानव रहता था। बाकी उसके बाद जब हम आद ऐतिहासिक काल देखेंगे तो आद ऐतिहासिक काल में हमारे पास अवशेष के साथ साथ जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनके साथ साथ हमारे पास लिखित स्रोत भी थे, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर जब ऐतिहासिक काल में देखेंगे, ऐतिहासिक काल में हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी हैं और लिखित साक्ष्य भी हैं और उनको पढ़ा भी गया है। और अब लेखक उस समय मानव जो था उसे लेखन शैली से उसका परिचय हो चुका था। तो हम देखेंगे जो जेम्स प्रिंसप थे उन्होंने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले डिकोड किया था। तो ऐसे ही देखिए प्रस्तर युग है, प्रस्तर अभिलेख हैं कई सारे जिनको पढ़ा गया है, उसी के अकॉर्डिंग उस ऐतिहासिक काल को हम जानते हैं और समझते हैं। तो ये हमारा था प्राचीन भारत, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल को देखा था, आद ऐतिहासिक काल को देखा था, ऐतिहासिक काल को देखा था। फिर प्रागैतिहासिक काल हमने जो टॉपिक उठाया था उसमें हमने देखा था सबसे पहले पूरा पाषाण काल को देखा था लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने कोर संस्कृति, फलक संस्कृति, ब्लेड संस्कृति को पढ़ा था। निम्न पूरा पाषाण काल में हमने कोर संस्कृति को पढ़ा था और मध्य पूरा पाषाण काल में हमने फलक संस्कृति को पढ़ा था। और उसके बाद फिर ब्लेड संस्कृति जो है उसमें हमने देखा था, ब्लेड संस्कृति में हमने क्या पढ़ा था, उच्च पुरा पाषाण का काल पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कैसे कोर पत्थर का यूज होता था। उसके बाद फलक जो कोर पत्थर का जो साइड का टुकड़ा होता था उस फलक को उसका वेदनी तक्षणी इससे हथियार बनाए जाने लगे। उसके बाद फिर ब्लेड संस्कृति में जिसमें हमने देखा था ब्लेड टाइप में हथियार बनाए जाने, जो पपड़ी थी, पपड़ी जैसे होती है उससे बनाए जाने लगे हथियार। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम उसी पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, नव पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ना कि मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल को एक साथ देखेंगे और उनको देखेंगे कैसे क्रमिक विकास हुआ है। और उसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल हैं उनके बारे में जानेंगे। वैसे तो बहुत सारे स्थल हैं लेकिन वो सारे हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। हम उसी चीज को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है, सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है।
जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, जो प्रीलिम्स के लिए वो है इम्पोर्टेंट, वो हम देखेंगे। और यहाँ से हम आप 2-2, 3-3 लाइन ऐसे हैं कि इसको आप लिख भी सकते हैं, अगर मेंस में क्वेश्चन पुटअप किया आता है तो वहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को। तो जैसा कि हमने पूरा पाषाण काल को पिछले उसमें पढ़ा था, फिर से हम देखते हैं पूरा पाषाण काल जो है वो 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व से। जो डेट है ये डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अलग अलग डेट है सब जगह, जितनी भी बुकें आप देखेंगे उसमें डेट अलग, कहीं 5 लाख से 10,000 दे रखा है, कहीं 20 लाख से 10,000 दे रखा है, और कहीं आरंभिक से लेकर 10,000 दे रखा है। तो जहां जब 5 लाख से 10,000 उसका मतलब हो गया जब होमो सेपियंस मानव का उदय हुआ, जलवायु परिवर्तन हो रहा था, वहां से है, वहीं से 5 लाख इसीलिए उसको लिया गया है। और इसे देखा जाए तो 20 लाख से हमारे उसमें एनसीईआरटी में दे रखा है। तो यहाँ पे पत्थर के जो औजार थे पूरा पाषाण काल में, वो अनगढ़ औजार थे, उनमें कोई बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब बनाया नहीं गया था। वो दबाव सल्क तकनीक होती थी, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को तोड़ के जो बनाते थे, उसी तरीके से ये हथियार बनाए गए थे। तो जो पत्थर के औजार वहां थे पूरा पाषाण काल में, वो पूरी तरह से अनगढ़ होते थे। उसके बाद फिर हम देखेंगे आग की जानकारी थी इस काल में मनुष्य को, लेकिन उसका उपयोग वो नहीं जानता था, कोई सभ्यता यहाँ पर नहीं थी। जबकि मध्य पाषाण काल के हम लास्ट में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का उदय होता है। फिर यहाँ शिकारी और आखेटक की भूमिका में आदि मानव था, यहाँ खाद्य संग्राहक की भूमिका में था, और नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक की भूमिका में था। तो यहाँ पे आधुनिक मानव जो था होमो सेपियंस का उदय हुआ था। इसके पहले रामापिथेकस था जो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते थे हिमयुग की समाप्ति के पहले, और हिमयुग की समाप्ति के बाद होमो सेपियंस का उदय होता है। तो यहाँ चित्रकारी नक्काशी का ज्ञान था। चित्रकारी जैसे हम शैल चित्रकारी जिसे बोलते हैं, ये भीमबेटका की गुफा थी, उसमें चित्रकार वाडकर जी ने खोज की थी। उसमें गहरे हरे और लाल रंग से चित्र बनाए गए थे, जो हम देखेंगे यहाँ पे भीमबेटका चित्रकारी के साथ हरे व गहरे लाल रंग वाडकर जी ने की थी। उसके बाद फिर नक्काशी का ज्ञान था, जैसे पत्थरों पे उकेरना आकृतियां हो गई, जैसे हमने देखा था एक कुत्ते का पीछा करते हुए, उस कुत्ता जो है उसका पीछा करते हुए, शिकार का पीछा करता हुआ उकेरा गया था, वो हम देखेंगे। उसके बाद चापर चॉपिंग या हैंड एक्स संस्कृति की खोज हुई थी। चापर चॉपिंग जो संस्कृति थी ये डीएन वाडिया ने खोजा था, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। चापर चॉपिंग संस्कृति का खोज डीएन वाडिया ने किया था। और हैंडेक्स संस्कृति थी और रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा खोजा गया था। ये 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने रायचूर जिले में, ये पल्लोरम में 1863 में ये हैंडेक्स की खोज की थी, इसीलिए उसको हैंडेक्स संस्कृति कहते हैं। हैंडेक्स संस्कृति जो है वो दक्षिण भारत की थी, और चापर चॉपिंग जो थी वो उत्तर भारत में थी। उसके बाद इसमें कोर संस्कृति, फलक संस्कृति और ब्लेड संस्कृति का उदय होता है। ये पूरा पाषाण काल में हमने पिछले इसमें पढ़ा था। यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, जो रॉबर्ट ब्रूसफुट है उनको प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, लेकिन बहुत सारी बुकों में लिखा हुआ है कि डॉक्टर प्राइमरोज को जनक कहा गया है। लेकिन जो डॉक्टर प्राइमरोज थे उन्होंने सिर्फ 1842 में खोज की थी, एक तीर का फलक था और छुरा था, जिसकी खोज की थी यहाँ साउथ से ही मिला था, वो दक्षिण भारत से। लेकिन जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे इन्होंने पल्लोरम में जो खोज की थी हैंडेक्स, इसी पर से शोध कार्य इन्होंने स्टार्ट किया था। यहीं से जो मेन शोध कार्य था रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था प्रागैतिहासिक काल में, तो इसीलिए इनको जनक कहा जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में प्राइमरोज और रॉबर्ट ब्रूसफुट दोनों को दिया हुआ है तो हम डॉक्टर प्राइमरोज को प्राथमिकता देंगे, लेकिन अगर डॉक्टर प्राइमरोज नहीं दिया है तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को ही टिक मारेंगे। रॉबर्ट ब्रूसफुट ही प्रागैतिहासिक काल के जनक थे। तो ऐसा था। उसके बाद यहाँ जो उपकरण थे वो किसके बनाए जाते थे? कार्टजाइट पत्थर के थे, चर्ट के थे, फिलेंट के और जस्पर के थे। और यही चीज यहाँ पर मध्य पाषाण काल में यही चीजें यूज हो रही हैं। फिर उसमें क्या बढ़ जाता है? कार्नेलियन, स्फटिक, कैल्सिडोनी, आर्गेट, ये चीजें आगे ऐड हो जाती हैं। ये प्रमुख स्थल है जहां से पूरा पाषाण काल के हथियार या उपकरण मिले हैं। कुछ ये यहाँ पर सिर्फ स्थान लिखे हैं और क्या मिला है क्या नहीं ये नहीं लिखा है, इसलिए क्योंकि उस समय के जो उपकरण थे क्या थे, मेन उपकरण जो पाषाण के हथियार ही हुआ करते थे, और कुछ उस समय मानव को किसी चीज की जानकारी नहीं थी। तो कश्मीर से देखेंगे पोतवार का पहाड़ है, यहाँ से पूरा पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। लिद्दर नदी घाटी पहलगांव है कश्मीर में, यहाँ से पूरा पाषाण उपकरण मिले हैं। राजस्थान डोडवाना है, यहाँ से पूरा पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। उत्तर प्रदेश बेलून नदी घाटी है, यहाँ से पूरा पाषाण उपकरण मिले हैं। फिर महाराष्ट्र में नेवासा है जो प्रवरा नदी के तट पर है, और चिरकी एक दूसरा स्थान है चिरकी,
चिरकी जो है नेवासा के पास ही है, तो ये भी नेवासा के पास है चिरकी। फिर मध्य प्रदेश में हम देखेंगे हथनौरा है, यहाँ से पूरा पाषाण काल के हथियार मिले। फिर भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में है, यहाँ चित्रकारी का साक्ष्य मिला है, जिससे शैल चित्रकारी बोलते हैं, उसके साक्ष्य मिले। ये हरे व गहरे लाल रंग के हैं, वाडकर जी ने इसे खोजा था, ये आज भी वैसे ही सजीव है। लोहदा नाला है उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर जिला, यहाँ पे कहा जाता है कि मतलब ये 44 ऐसे मिर्जापुर या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये स्थल है जहाँ पे 44 जगह पे वो पाए गए हैं। तो लोहदा नाला उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिला, यहाँ हड्डी के बने उपकरण एवं माता देवी की प्रतिमा मिली है। फिर महाराष्ट्र में एक पटनी स्थान है जहां पे शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं, जिससे उस साक्ष्य से पता चलता है कि उस समय आदिमानव जब था उस समय शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो जो शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं उस पर चित्रांकन हो रखा है, मतलब चित्रकारी की गई है, और उसके बाद वो उसके जो छिलके हैं उनसे मनके भी बनाए जाते थे, ऐसा माना जाता है, क्योंकि जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो काफी ज्यादा ठोस होता है। अंडे से मनके बनाए जाते थे, छिलकों का चित्रांकन है। फिर हुसगी एक स्थान है जहां आवास एवं उद्योग स्थल, उद्योग स्थल वो जैसे जहां उपकरण बनाए गए उसके बाद जो टूट के उसके वो गिर गए या फिर जो हथियार बनाते हुए जो बेकार हो गए वो वहीं छोड़ दिए गए, तो वो उसी को उद्योग स्थल कहते हैं। आवास एवं उद्योग स्थल मिला है। अधिकांश औजार चूना पत्थर का बनाया जाता है। आवास से तात्पर्य है कि वहां पे गुफा जो है उसके बारे में है। तो आवास एवं उद्योग स्थल मिले हैं। अधिकांश औजार जो थे उसके चूना पत्थर के थे। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर मध्य पाषाण काल में हम देखेंगे, मध्य पाषाण काल 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व था, इसको मेसोलिथिक भी बोलते हैं। तो 10,000 से 8 ये 2,000 वर्षों तक था, जबकि ये 20 लाख से 10,000 वर्ष था। ये बहुत बड़ा कालखंड था, इसी वजह से इसको निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में पढ़ते हैं। जबकि मध्य पाषाण काल जो था वो 2,000 वर्ष का था। उसके बाद फिर नवपाषाण काल वो भी 2,000 वर्षों का था। औजार जो थे पुरापाषाण काल की अपेक्षा जो औजार मध्य पाषाण काल में बनने लगे वो छोटे बने, और उसके बाद उनमें बहुत ज्यादा सुधार आया। पहले के जो औजार थे वो अनगढ़ हुआ करते थे, दबाव सल्ब तकनीक से बनते थे, लेकिन वही चीज यहाँ पे क्वालिटी में उनके सुधार आया। तो जो औजार थे पुरापाषाण की अपेक्षा में छोटे होने लगे। इस काल को माइक्रोलिथिक काल कहते हैं, लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक बोला जाता है इसे। भारत में इस काल के जो जनक थे SCL क्लाइल थे। सर्वप्रथम पशुपालन की जो शुरुआत थी वो बागौर राजस्थान में हुई थी, और उसके बाद जो दूसरा जगह मिला है वो आदमगढ़ मध्य प्रदेश था। ये सर्वप्रथम, अगर बागौर नहीं दे रखा है तो सर्वप्रथम में हम आदमगढ़ को टिक लगाएंगे, और अगर बागौर और आदमगढ़ दोनों साथ में दे रखा है तो बागौर को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे आग का प्रयोग मनुष्य को पता चल गया था। आग का प्रयोग ऐसा था कि वहां पे वो जब गुफा में रहने लग गया तो उसने सबसे पहले जानवरों को दूर भगाने के लिए वहां उसने यूज किया, तो इसीलिए कई जगह पे राख के ढेर मिले हैं। फिर मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीनतम स्थल जो है सराय नहर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 3 स्टार लगा रखा है। मध्य पाषाण काल का जो सबसे प्राचीनतम स्थल है वो सराय नहर है। अगर सराय नहर नहीं दे रखा है तो सबसे प्राचीनतम स्थल महदहा माना जाता है, जो दूसरा सबसे प्राचीनतम स्थल है। और अगर सराय नहर महदहा दोनों दे रखा है तो हम सराय नहर को प्राथमिकता देंगे। फिर प्रथम पालतू जानवर जो था वो कुत्ता था। फिर प्राकृतिक परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन या उर्वरक शक्ति का विकास होता है। जब जलवायु परिवर्तन होने लगा तो बड़े बड़े घास के मैदान हुए, जहां से जानवर जो है वो चरने के लिए उस तरफ आए, और उन्हें नवपाषाण काल में देखेंगे हम कि पालतू बनाया गया, पशुपालन की शुरुआत हुई, और वो एक चलते फिरते भोजन के रूप में थे, जिसका जैसे उस समय मांस खाते थे लोग, तो वो एक तरह से मांस के रूप में भी उनका यूज करते थे। तो प्रथम सबसे पहला पालतू जानवर जो था वो कुत्ता था। यहाँ पे परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की शुरुआत यहीं से स्टार्ट हुई थी, हिमयुग की समाप्ति हो रही थी। जैसा कि हमने देखा था रामापिथेकस जो था वो हिमयुग के पहले का था, उसके बाद फिर होमो सेपियंस का उदय हुआ। तो यहाँ जलवायु परिवर्तन का असर पूर्ण देखने लग गया। यहाँ खाद्य संग्रह की भूमिका में था मानो। हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण बनाए जाने लगे, जैसे मृगशृंगी के छल्ले मिले हैं कहीं, तो हड्डियों से निर्मित औजार बनाए जाने लगे। उपकरण जो और बनते थे उनको बनाया जाने लग गया। फिर मानवीय आक्रमण का साक्ष्य मिला है। मानवीय आक्रमण का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सराय नहर से। सराय नहर से हमें मानवीय आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं। हम सराय नहर में देखेंगे
सरायनहार में करीब 37 के आसपास नर कंकाल मिले हैं, जो बहुत ही छत बिछत हालत में थे। तो इससे पता चलता है कोई मानवीय आक्रमण हुआ होगा या कोई बाह्य आक्रमण हुआ है, तभी वो इस हालत में थे। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही एक स्थान है जहां से मानवीय आक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर देखेंगे उपकरण जो है, यहाँ पर हमने देखा था कार्टजाइट, चर्ट, फ्लिंट एवं जस्पर यूज हो रहा था। यहाँ पे कार्नेलियम, स्फटिक, कैलिसोडोनी, आर्गेट का यूज होने लग गया। फिर जो औजार थे वो त्रिभुजाकार, नवचंद्राकार, समलम थे। यहाँ हमने देखा था जो औजार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा में छोटे होने लगे थे, तो यहाँ पर जो औजार थे उनमें चेंजेस आने लगा था। ये त्रिभुजाकार, नवचंद्राकार, समलम हो गए थे, मतलब इनमें यहाँ पर अनगढ़ हुआ करते थे, यहाँ ऐसे हो गया। इससे क्या होता था, त्रिभुजाकार में 3 कोने होते थे, कोई एक ना एक कोना शिकार को बेधता ही था। तो नवचंद्राकार में भी यही था, समलम में भी यही था। यहाँ प्रेक्षपास्त्र तकनीक का यूज हुआ, प्रेक्षपास्त्र तकनीक का यूज हो रहा है। तीर कमान का विकास हुआ यहाँ पे, प्रेक्षपास्त्र तकनीक की फेंक के शिकार किया जाने लगा, जैसे तीर कमान का यूज होने लगा। फिर यहाँ पे प्रमुख स्थल देखेंगे, उत्तर प्रदेश जो प्रमुख स्थल है वो हम देख लेते हैं इसका। उत्तर प्रदेश में एक जगह है सरायनहर, जो प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। यहाँ 37 नर कंकाल छत बिछत मिले हैं, जो सामूहिक नरसंहार अथवा बाह्य आक्रमण की आशंका है, जो हमने यहाँ पढ़ा था मानवीय आक्रमण का साथ, वही चीज है। एक कब्र की जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट रखना। ये पूछ सकता है कि एक साथ 4 मानव कंकाल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं दफनाए जाने के, तो वो कहाँ मिला, उत्तर प्रदेश सरायनहर, प्रतापगढ़ जिले में। जो कब्र है वो अंडाकार है, वह घरों में थी। स्तंभ गर्त मिले, स्तंभ गर्त जो खंबे का जो स्थान होता है, जैसे किसी का जो खंबे पिलर खड़े किए जाते हैं, उनके नीचे जो गड्ढे बनाए जाते हैं, उसी को स्तंभ गर्त बोलते हैं। स्तंभ गर्त का साक्ष्य मिला है। 8 गर्त चूल्हे मिले हैं एक साथ, तो इसका मतलब हो गया कि सामूहिक निर्वाह करते थे लोग, एक साथ रहा करते थे, एक कबीले में जनजाति के रूप में यहाँ वो हो रखे थे। और फिर नवपाषाण काल में तो बस्तियां बसने लग गई, तो वैसे भी कबीले और जनजाति के साथ वहां से मिलते हैं। फिर महदहा है, महदहा को हमने बताया था कि दूसरा सबसे पुराना स्थल, सबसे प्राचीनतम स्थल है मध्य पाषाण काल का, ना कि पूरा पाषाण काल या नवपाषाण काल, सिर्फ मध्य पाषाण काल के उससे सबसे पुराना स्थल है, प्राचीनतम मध्य पाषाण काल स्थल है। जो सरायनहर पहला था, दूसरा महदहा है। फिर दमदमा एक जगह है जहां 48 नर कंकाल मिले हैं। 48 नर कंकाल कहें या 41 कब्र मिली है, दोनों में डिफरेंस है, इस चीज को पकड़ना है। अगर 41 कब्र पूछता है कि सबसे 41 कब्रें कहाँ मिली हैं, तो दमदमा से मिली है। 48 नर कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो दमदमा से मिले हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है कभी कभी। 48 नर कंकाल, एक कब्र में 3 मानव कंकाल थे, जबकि 5 कब्रों में युगल समाधान था, 35 कब्रों में एकल समाधान था। फिर यहाँ स्तंभ गर्त मिले हैं, गर्त चूल्हे यहाँ भी मिले हैं। तो यहाँ पर 48 नर कंकाल हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 41 कब्र मिली है। फिर लेखैया एक स्थान है, बिंद पर्वत क्षेत्र, मिर्जापुर में ही है ये, उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पर 37 नर कंकाल मिले हैं, 17 नर कंकाल है, बस ये इतना इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है इसमें। फिर राजस्थान बागौर है, जहां पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है, इसको नोट करके रखना। सावर एक जगह है राजस्थान में ही, यहाँ पर सबसे प्राचीनतम वनस्पति का साक्ष्य मिला है। फिर मध्य प्रदेश आदमगढ़ है, जो पशुपालन का साक्ष्य मिला है। पशुपालन का साक्ष्य और कहाँ मिला, सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य बागौर एवं आदमगढ़ 2 जगह से मिला है। तो आदमगढ़ में पशुपालन का साक्ष्य मिला है और बागौर में भी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। फिर गुजरात लंघनाज है, जहाँ 14 नर कंकाल, गुजरात में लंघनाज एक जगह है जहां 14 नर कंकाल, 8 गर्त चूल्हे, सूक्ष्म उपकरण मिले हैं, लघु पाषाण उपकरण। फिर चौपानी मांडू एक ऐसा स्थल है जो तीनों कालखंडों के लिए वो है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के लिए, लेकिन जो इसकी विशेषता है मुख्यतः वो नवपाषाण काल के हिसाब से है। तो इसको इतना याद रखना, चौपानी मांडू भी एक मध्य पूरा पाषाण काल का स्थल है। और अगर दे रखा है चौपानी मांडू कहाँ में, ऑप्शन में दे रखा है और उसमें मध्य पूरा पाषाण काल और नवपुरा पाषाण काल पूछ रहा है, तो हम इसको नवपुरा पाषाण काल की श्रेणी में रखेंगे। ये इलाहाबाद जिला में यहाँ मृद भांड उपकरण, गोलाकार एवं अंडाकार झोपड़ियां मिली हैं। जबकि जब नवपाषाण काल में देखेंगे तो मधुमक्खी के आकार की झोपड़ी मिली है। और उसके बाद फिर
सबसे प्राचीनतम मृदभांड को जो साक्ष्य मिला है वो नवपाषाण काल में मिला है। तो इस चौपानी मांडव को मध्यपूर्व पाषाण काल का भी स्थल कहते हैं और नवपाषाण काल का भी। तो कहीं कहीं पर ऐसे छोटे छोटे कंफ्यूजन है, तो इसको इसलिए याद रखना, माइंड में रखना। फिर उसके बाद फिर बागौर है। बागौर मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है, भारत में सबसे बड़ा स्थल अभी तक है। फिर नवपाषाण काल देखेंगे जो 8000 से 6000 ईसा पूर्व, यानी 2000 का कालखंड है पूरा। फिर हिमयुग यहाँ पर समाप्ति होती है, तापमान वृद्धि होती है, नए जीव एवं वनस्पतियों का होता है। सेम चीज यहाँ पर होती है, पूर्णतः वहां पर बदल जाता है, पूरी तरह से हिमयुग समाप्त हो जाता है। फिर यहाँ पर सूक्ष्म औजार प्रेक्षपात तकनीक का विकास होता है, वो मध्य पाषाण काल में भी था, वहां पे और भी अच्छे से उसका यूज होने लग गया। फिर कृषि का साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से मिला है 8000 बीसी में। बस्ती का निर्माण, घर चौकोर व आयताकार थे। मृदभांड का निर्माण है, हाथ एवं चाक से प्रयोग किए गए, हाथ और चाक से बनाए जाने लगे मृदभांड। धातु का प्रथम प्रयोग हुआ था तांबे का। सर जॉन लुबाक ने नवपाषाण शब्द दिया था, ये सब हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। सर जॉन लुबाक ने नवपाषाण शब्द दिया था। गार्डन चाइल्ड ने इसे नवपाषाणिक क्रांति कहा था। नवपाषाणिक क्रांति क्यों कहा था? क्योंकि जलवायु परिवर्तन हुआ, वहां पे बहुत सारे चेंजेस आए, मृदभांड हुए, घर हुए, बस्तियां बसी, पशुपालन की शुरुआत हुई, कृषि की शुरुआत हुई। तो इस वजह से इसको नवपाषाणिक क्रांति, पूरी तरह से जो क्रांति आई वहीं पर एक धातु का ज्ञान होता है, तांबे का, उससे पहले किसी धातु का ज्ञान नहीं था, तो इसी वजह से ये नवपाषाणिक क्रांति कहा जाता है। फिर ली मैन्स्योर ने उत्तर भारत में नवपाषाणिक उपकरण खोजे थे। नेविलियन फ्रेजर ने दक्षिण भारत में उपकरण खोजा गया था। पॉलिशदार हथियार, पॉलिशदार चकमक उद्योग, कच्ची ईंटें जो थी वो आयताकार हुआ करती थी, हड्डी का उपकरण था। फिर इसमें प्रमुख स्थल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कोली डहवा है, जहां धान का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ये याद रखना, उत्तर प्रदेश के कोली डहवा में। कश्मीर में देखेंगे बुरजोम एक जगह है। बुरजोम का मतलब होता है जन्म स्थान। ये पूछ सकता है कि बुरजोम का क्या मतलब होता है, उसमें 3-4 ऑप्शन में दिया रहेगा। फिर इसमें हमें जन्म स्थान कहते हैं, जन्म स्थान होता है बुरजोम का मतलब। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य जो है बुरजोम में मिलता है। गुफ्र कराल एक जगह है, कुम्हार की गुफा, जिसको कुहाल बोलते हैं। जो गुफ्र कराल है उसको कुहाल या कुम्हार की गुफा बोलते हैं, ये पूछ सकता है। तो ये गर्तवास एवं हड्डी का उपकरण है। यहाँ पे गर्तवास एवं हड्डी के उपकरण यहाँ मिले। गर्तवास मतलब जमीन के नीचे लोग घर बना के रहते थे। फिर मेहरगढ़ जो है आधुनिक पाकिस्तान में है इस समय। ये नवपाषाण काल का सबसे प्राचीनतम स्थल है। ये प्राचीनतम बस्ती, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, ये कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले। तो मेहरगढ़ इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यहाँ गेहूं, जौ, कपास, अंगूर और खजूर मिले हैं। भैंस का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में मिला है। फिर कर्नाटक में हम देखेंगे, कर्नाटक दक्षिण भारत में पिकलीहल है, रायचूर जिले में। यहाँ नवपाषाण युगीन पशुपालन का अवशेष मिला है। ठीक है, नवपाषाण युगीन पशुपालन का अवशेष मिला है। ये याद रखना नहीं कि सबसे प्राचीनतम नहीं है, सबसे प्राचीनतम ये पशुपालन की शुरुआत बागौर राजस्थान में हुई थी। यहाँ पिगलीहल रायचूर जिला, नवपाषाण युगीन पशुपालन का अवशेष मिला है। राख की ढेर यहाँ पर मिली है कर्नाटक के पिगलीहल से। फिर दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में ग्रेनाइट पहाड़ियां हैं। ग्रेनाइट पहाड़ियों पर जो लोग बसते थे उन्होंने क्या किया था? फिगरिन्स की मूर्तियां बनाते थे। फिगरिन्स जो है पकी हुई मिट्टी की जो मूर्ति हुई थी उसको पकाते थे, तो उसी को फिगरिन्स कहते थे। तो आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां, जानवरों की, ये मूर्तियां किसकी होती थी? जानवरों की होती थी, गाय, भैंस, बैल, इन सब की। तो फिगरिन्स की मूर्तियां बनाते थे, ये चीज याद रखना, पूछ सकता है। फिगरिन्स की मूर्तियां के साथ कहां से मिलते हैं? फिर दक्षिण भारत में सबसे पहले दक्षिण भारत में जो सबसे पहले फसल उगाई गई थी वो रागी और ओमलेट थी, ये इंपॉर्टेंट है। चौपानी मांडव प्राचीनतम मृदभांड का साक्ष्य, ये नवपाषाण काल में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जो वो मिला है मृदभांड का साक्ष्य। तो आप यहाँ पर जब चौपानी मांडव हो तो इसको मृदभांड वाले पार्ट को आप वो कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है। मृदभांड यहाँ भी मिले हैं वहां, लेकिन जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला वो नवपाषाण काल उसमें मिला है, चौपानी मांडव। फिर महागढ़ा, जिसको महागौरा भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम गौशाला, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, प्राचीनतम गौशाला का साक्ष्य मिला है। बाकी धान, जौ, गोलाकार झोपड़ी मिली है यहाँ पे। यहाँ चौपानी मांडव में मृदभांड का साक्ष्य मिला, उसके साथ मधुमक्खी आकार की झोपड़ियां भी हैं।
और यहाँ गोलाकार झोपड़ी थी, अंडाकार झोपड़ियां मिली हैं, यहाँ मधुमक्खी के आकार की झोपड़ी मिली है। फिर उसके बाद चिरांद और बिहार। बिहार में एक चिरांद जगह है जहां सर्वाधिक हड्डी के उपकरण मिले हैं। ये पूछ सकता है सर्वाधिक हड्डी के उपकरण कहाँ मिले हैं, तो चिरांद में मिले हैं। पयमपल्ली और हल्लूर, पयमपल्ली या हल्लूर, ये दो ऐसी जगह है आंध्र प्रदेश में जहां अनाजों का साक्ष्य मिला है। नवपाषाण काल के दो स्थल हैं ये जहां पे अनाजों के साक्ष्य मिले, गेहूं, जो बाजरा, चावल, दलहन और चना, काला चना और जो चना और हरा चना के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ हरे चने का भी, हरा चना का भी साक्ष्य मिला है। उसके बाद फिर हम देखेंगे दावजुल हेडिंग, ब्रह्मपुत्र घाटी म्यांमार में है। ये चीन के रास्ते में पड़ता है, चीन जाते हैं, चीन जाया जाता है म्यांमार के रास्ते। तो यहाँ पे खरल एवं मूसल मिला है जो पत्थर का है। जो खरल और मूसल था ये पत्थर का है, इसमें जो जिससे धान कोटे जाते थे वो उस समय का है, लेकिन ये पत्थर का है। उस वहां से जेडाइट पत्थर मिले। जेडाइट पत्थर जो मुख्यतः चीन में पाए जाते हैं, तो ये वहां पर मिला है। इससे मतलब आदान प्रदान होता था या फिर वहां से लेकर आते होंगे, चीन से लेकर आते होंगे लोग। यहाँ औजार मिले हैं, बर्तन मिले हैं। अति प्राचीन लकड़ी काष्ठसम का साक्ष्य मिला है। काष्ठसम वो लकड़ी होती है जो सब लकड़ी जब बहुत पुरानी हो जाती है तो पत्थर बन जाती है, धीरे धीरे उसे पानी धूप ये सब लगते तो जो पहाड़ों में लकड़ियां होती थी, तो ये वही है। बर्फ में उससे बर्फ में दबने से फिर पानी धूप लगने से ये धीरे धीरे क्या हुई, ये पत्थर की होगी। तो आप कभी जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारी लकड़ियां ऐसी मिलेंगी आपको जो पत्थर की तरह हो जाती हैं, और बाकी उत्तर प्रदेश में सड़ जाती हैं लकड़ियां, तो वो नहीं है। अति प्राचीन लकड़ी काष्ठसम मिली है, जिस काष्ठसम का साक्ष्य मिला है, जो बहुत ही प्राचीन लकड़ी मानी जाती है। और व्यापार का साक्ष्य वही होगा, जेडाइट पत्थर जो है चीन से लाए जाते थे, तो इसीलिए उसको व्यापार का साक्ष्य कह सकते हैं, या वहां से आना जाना हुआ होगा या फिर लाया जाता होगा, ऐसा। तो आज हमने देखा प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा है, और ये प्रागैतिक बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो सारी चीजें कंफ्यूजन पैदा है, वो आती भी नहीं है। यही इतने स्थल पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो यहीं से सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और इससे अधिक कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो एक बार इसको देखिए और एनसीईआरटी को फॉलो करिए इसके साथ। बाकी अगले वीडियो में हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति को देखेंगे। ताम्रपाषाणिक संस्कृति में हम पढ़ेंगे जैसे जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है वो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन भी थी, परावर्ती थी और पूर्वावर्ती भी थी। तो परावर्ती में हम देखते हैं झूकर जागर संस्कृति है, कपरगाह संस्कृति है, पीले मृदभांड की संस्कृति है, गैरिक मृदभांड संस्कृति है। ये सारी संस्कृतियां थी। वो सारी संस्कृतियां ग्रामीण संस्कृति थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता और ये हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्थल थे ये सारे नगरीय थे। तो ये ग्रामीण सभ्यता में आ जाती है ताम्रपाषाणिक संस्कृति की। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे दक्षिण इसमें बनास नदी तट पे देखेंगे कुछ स्थल मिले हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश राजस्थान में ये सारी चीजें देखेंगे, वहां पे कई सारी संस्कृति आहार, गिलिंद, कायथा, जोरबे, ये सारी संस्कृतियां हैं जो अलग थी, उसी के समकालीन संस्कृतियां थी। और इसके बारे में पहले नहीं क्वेश्चन किया जाता था, लेकिन अब क्वेश्चन आते हैं। जैसे जोरबे और इस पे आहार पे क्वेश्चन आए थे पहले, तो इनको हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति में पढ़ेंगे आगे और पूरा वीडियो। उसके बाद फिर जो हम फोर्थ वीडियो में सारा चीज अगर कुछ रह जाता है तो उसको हम एक फोर्थ वीडियो में देखेंगे, नहीं तो फिर हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।